रात 1 बजे का वक्त था। मैं नंगे पांव सड़क पर इस तरह दौड़ रही थी जैसे मुजरिम पुलिस से भागकर किसी महफूज जगह की तलाश में मारा मारा फिर रहा हो। आसमान पर गहरे स्याह बादल थे। आंधी अपने जोरों पर थी। हर चीज पर तारीकी छाई हुई थी। सिर्फ सड़क पर आती जाती किसी गाड़ी की रोशनी इर्द गिर्द दीवारों से टकराती या आसानी बिजली की कड़क चमक पैदा होती तो मेरे दिल में खौफो हरास की एक लहर फैल जाती। कभी यूं पास से किसी की आहट महसूस होती तो मैं डरी सहमी अपने कदम रोक लेती। उस वक्त मैं सड़क के किनारे यूं चल रही थी जैसे मुजरिम पुलिस से भागकर किसी महफूज जगह की तलाश में मारा मारा फिर रहा हो। मेरा हर कदम बोझल महसूस हो रहा था। थोड़ी दूर चलकर मुझे अपनी मंजिल नजदीक आती महसूस हुई, लेकिन मैं खुश फिर भी नहीं थी। लोग मंजिल पर पहुंचते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन मेरी मंजिल पर मेरा खसारा था। मुझे सब कुछ खो देना था। मेरी जान, मेरी लखते जिगर, मेरी अपनी बेटी जिसे मैंने 9 माह तक अपने पेट में पाला था, मुझे अपनी मंजिल पर उसे खुद से जुदा कर देना था। उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देना था। जू जू मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे दिल में मजीद रंजो गम की कैफियत जोर पकड़ रही थी। अब सामने एक कीचड़ का ढेर था जहां इर्द गिर्द बारिश के पानी की वजह से काफी दलदल बनी हुई थी और उससे थोड़ी दूर दाएं जानिब मुसाफिरों की आरामगाह बनी हुई थी जहां रात की इस पहर किसी आदमजात का नामो निशान तक नहीं था। मैंने अपनी लखते जिगर को खुद से अलहदा किया और उसे वहां पड़े एक बेंच पर लिटा दिया। एक छोटा सा कंबल उसके जिस्म के इर्द गिर्द लपेटा और सर पर एक मोटी ऊन की टोपी पहनाई। उसकी छोटी छोटी आंखें मुसलसल मुझे घूरे जा रही थी, जैसे कि उसे पता हो कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन वो नन्ही गुलाब की नरम व नाजुक कली मुस्कुरा रही थी और मेरी आंखें गम के मारे नम हो चुकी थी। अचानक दूर से आती गाड़ी की लाइटें मेरी आंखों में पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे वो गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। मैंने बच्ची को एक नजर देखा और जल्दी से पास खड़े एक ट्रक के पीछे भाग गई और छुपकर देखने लगी। वो गाड़ी सीधा उस बेंच के पास आकर रुकी जहां अभी कुछ देर पहले मैं अपनी बच्ची को रखकर आई थी। बच्ची की रोने की आवाजें मुझे यहाँ तक आ रही थी। फिर अचानक उस गाड़ी में से एक आदमी निकला जिसके साथ एक 20-22 साल की लड़की भी थी। लड़की ने जल्दी से आगे बढ़कर रोती हुई बच्ची को उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। दूर होने की वजह से उनकी बातें मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। काफी देर इधर उधर देखने के बाद जब उन्हें कोई नजर ना आया तो वो बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। एक दफा तो मैं तड़प उठी। दिल चाहा कि भाग कर जाऊं और अपनी बच्ची को खींचकर अपने सीने से लगा लूं। आज मुझे एक सख्त दिल माँ का किरदार अदा करना था, क्योंकि मजलूम होने के साथ साथ औरत को बेरहम व सफाक का लक़ब भी दिया जाता है। ये ऐसी औरतों को कहा जाता है जो अपनी खुशी के लिए अपनी औलाद का गला अपने हाथों से ही घोंट देती हैं। मैं भी एक ऐसी औरत बनने जा रही थी। मुझे बेरहम सफाक बनाया गया था। मैं भी उस लम्हे खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन मुझे खुदगर्जी किसने सिखाई थी? हाँ, इसी मुआशरे ने, जहाँ किसी भी औरत की बेबसी को मफाद परस्ती से मंसूब किया जाता है। ये सब मुझे इसी मुआशरे ने सिखाया था, जहाँ औरत पर जिल्लत का कीचड़ उछालना बहुत आसान हो जाता है, जहाँ औरत के किसी भी गुनाह को राज रखने की बजाय सरेआम उछाला जाता है। एक गलती, एक गुनाह, जहाँ एक गुनाह मुझसे भी हुआ था। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपने कॉलेज से निकली थी और बस स्टॉप पर हमारी गाड़ी पहले से ही जा चुकी थी। बस के जाने के बाद पहली बार मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उस वक्त मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी, लेकिन उसके घर से कोई उसे लेने आ गया था और वो उनके साथ चली गई थी। फिर मैं वहां अकेली रह गई थी। कुछ ही देर बाद एक कार मेरे करीब आकर रुकी थी और अगले दरवाजे से बाहर निकलकर किसी ने मुझे पुकारा था। कहाँ जाना है आपने? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ इस टाइम गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने कोई जवाब ना दिया तो थोड़ी देर बाद फिर उसने मुझे पुकारा था, चलो बैठ जाओ वरना मुझे देर हो रही है। और फिर उसके कहने पर मैं चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुख्तलिफ जावियों से घूमकर
मेरे बदन से टकराती, जैसे कोई डॉक्टर मुआयना करने के दौरान मुख्तलिफ जाविये बदलता है। मुझे वहशत सी होने लगी थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा गले से निकालकर सर पर ओढ़ लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पीछे नजरें घुमाकर पूछा। जी, मेरा नाम आयशा है, आयशा गुल। इतना डरते हुए क्यों बोल रही हो? खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। डरी हुई नहीं हूं मैं, बस जरा झिझक महसूस हो रही है। दरअसल मैं पहली बार किसी अजनबी के साथ सफर कर रही हूँ, इसलिए मैंने वजाहत की थी। ओके, तो फिर इस अजनबी का नाम वकार अली है और ये नाजिम आबाद में रहता है। उसने अपनी गाड़ी का शीशा ठीक करते हुए बताया। नाजिम आबाद? मैं भी तो वहीं रहती हूँ, फिर कभी आपको देखा नहीं। तब वो बेसाख्ता हंस दिया। अरे इतना बड़ा नाजिम आबाद का एरिया है, आप कैसे देख सकती थी? वैसे मैं तो बस एक हफ्ता पहले यहाँ आया हूँ, पापा का बिजनेस था तो उन्होंने बुला लिया संभालने के लिए। वो शगुफ्तगी से बोल रहा था। खैर, तुम बताओ क्या पढ़ती हो? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान बातों में था। बस आप मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, एहतियात से जाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। मैंने गाड़ी से उतरते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ी। आज मैं बहुत देर से घर पहुंची थी, लेकिन मुझे वक्त का एहसास कतई ना हुआ था। वकार मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके लंबे बाल जो सलीके से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, दरमियाना कद और सफेद रंगत थी उसकी। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली थी तो मैं वकार के साथ ही कॉलेज तक गई थी, क्योंकि जब मैं घर से निकली तो मेरी मतलाशी निगाहों ने उसे ढूंढ ही लिया था। सड़क के किनारे वो अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था और दाएं हाथ की उंगली से गाड़ी की चाबी घुमा रहा था। आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने हैरत से पूछा। बस ऐसे ही एक काम पड़ गया था, आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मैं खुशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। आज मैंने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा था। आज उसने पिंक रंग की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी और ब्लैक चश्मा लगाकर तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और बातें तो वो कमाल की करता था। हंसा हंसा कर मेरा बुरा हाल कर देता था। अब मेरा रोज का मामूल बन गया था। मैं रोजाना उसके साथ कॉलेज जाती और वापसी पर भी वो मुझे घर तक छोड़ देता। कभी कभार तो मैं उसके साथ सारा दिन घूमती रहती। वो मुझे शॉपिंग करवाता, किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाता और छुट्टी के वक्त तक मुझे घर के पास छोड़ जाता। मैं बहुत खुश थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, मुझे तो कुछ पता ही ना चला। वो जब भी मुझसे दूर होता तो मैं गमगीन हो जाती, और अगर नाराजगी जाहिर करता तो मैं रोने लग जाती थी, और अगर प्यार भरी नजरों से देखता तो मैं खुशी से फूले न समाती थी। उस रोज शाम के वक्त मुझे वकार की कॉल आई थी। किधर हो आयशा, क्या कर रही हो? मैंने कॉल रिसीव की तो उसने पूछा था। घर पर ही हूँ और आपको याद कर रही थी। अच्छा, तुम्हें याद आ रहा था आपको? तो फिर ऐसा करो कि आ जाओ इधर, मेरे ही फ्लैट में। तुम्हारे लिए जबरदस्त सी कॉफी बनाई है मैंने, और इसीलिए तुम्हें कॉल भी कर रहा हूँ। उसने मुझे अपने घर आने को कहा तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मेरा दिल भी कर रहा था उससे मिलने को, इसलिए मैंने उससे कहा, अच्छा इस वक्त तो नहीं आ सकती मैं, क्योंकि पापा भी घर पर हैं। मैंने माजरत करना चाही, लेकिन अगले ही पल उसकी तरफ से एक बहाना सुनने को मिला था। आयशा, ऐसा करो किसी दोस्त के बहाने आ जाओ ना, देखो मुझे भी तुम कितना याद आ रही हो। अच्छा मैं देखती हूँ, अगर मौका मिला तो आऊंगी, वरना फिर कभी। मैंने उससे कहा, ओके, मैं फिर इंतजार करता हूँ। और हाँ सुनो, तुम वो ब्लू कलर वाला सूट पहन कर आना, कितनी खूबसूरत लगती हो तुम उस कलर में। ओके, अभी इंतजार करो, मैं किसी तरह कोई बहाना तो बना लूं। वकार का फ्लैट हमारे घर से थोड़ी ही दूर था। वो यहाँ काम के लिए आया हुआ था, अपने पापा का बिजनेस यहाँ रहकर आसानी से संभाल रहा था, लेकिन कभी मुझे इस बारे में उसने नहीं बताया था कि उसके पापा और वो क्या बिजनेस करते हैं। मैंने बहुत पूछा, लेकिन हर बार वो टाल मटोल कर देता। आधे घंटे बाद मैं उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। मैंने जब दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से उसकी आवाज आई थी, आ जाओ आयशा, दरवाजा खुला है। मैं फौरन अंदर चली गई और हैरत से पूछा, तुम्हें किसने बताया
कि मैं ही हूँ दरवाजे पर। यहाँ तुम्हारे सिवा और कौन आ सकता है? मेरे दिल ने बता दिया था कि तुम ही आई हो। अच्छा बताओ, कॉफी पियोगी या साथ कुछ और भी होना चाहिए? उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं पीऊंगी और तुमसे बहुत सारी प्यार भरी बातें करूंगी। आओ फिर, यहाँ बैठो। मैं उसके साथ एक सोफे पर बैठ गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज इस ब्लू सूट में। अच्छा, अब ऐसी झूठी तारीफ करोगे तो मैं मगरूर हो जाऊंगी, फिर तुम मेरे नखरे नहीं उठा सकोगे। झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यकीन करो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस वक्त। और देखो तो, तुम्हारी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे इन घने बालों में ऐसे छुप जाना चाहता हूँ जैसे सियाह बादल सूरज चांद को छुपा लेते हैं और फिर कोई उन्हें देख नहीं सकता। एक अजीब सा नशा तारी था मुझ पर और जो बेखुद कर रहा था मुझे। कैफो सरूर की मस्ती में मैंने अपने दोनों बाजू उसके कंधे तक फैला दिए थे। कमरे में खामोशी थी, पुरसकून माहौल था। उसने अपनी बाहें फैलाई और मैं उसमें समा गई थी। अजीब लम्स था उसके हसार में। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी और मेरी आंखें नशे से बंद हो रही थी। उस वक्त पूरे माहौल पर सन्नाटा छा चुका था। जब रात के 10 बज गए तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मुझे अब जाना होगा, वकार, बहुत देर हो गई है। मैंने इतना कहा और वापस पलट आई थी। वो अब मेरी सोचों में बसने लगा था। कहते हैं, जो सोच में होते हैं वो इंसान अगर हकीकी रूप धार ले तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है। मुझ पर भी अब अपने आप पर कोई अख्तियार नहीं रहा था। वो जब भी अपनी बाहें फैलाता तो मैं उनमें गुम सी हो जाती। वो नजरें मिलाता तो मैं उनमें डूब जाती। मेरी हर सोच उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म होने लगी थी। अब वो ही मेरी कुल कायनात था। वक्त के साथ साथ मोहब्बत की ये गिरहें मजबूत होती चली गई। दिन गुजरने लगे, फिर हफ्ते और अब महीने गुजर रहे थे। फिर एक दिन मुझ पर अजीब इंकशाफ हुआ था। शाम का वक्त था, एक पार्क में घूम रहे थे कि अचानक मेरा सर चकरा गया और मैं गिर गई। चारों तरफ लोग चहल कदमी कर रहे थे। क्या हुआ आयशा, तुम ठीक तो हो? उसने मुझे उठाया और पूछा। कुछ नहीं, बस मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे फौरन ही कै होने लगी थी और मैं कुछ ही देर में बेहोश पड़ी थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं बेड पर लेटी थी और वकार मेरे सरहाने की तरफ बैठा मेरे बालों से खेल रहा था। ये एक अस्पताल का कमरा था। अब तबीयत कैसी है? उसने पूछा। ठीक हूँ, बस मुझे क्या हुआ था? अचानक मैं बेहोश कैसे हुई? मैंने हैरत से सवाल किया था। कुछ नहीं हुआ, बस गिर गई थी तुम, फिर क्या हुई तुम्हें और तुम बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई और फिर वकार ने मेरे कानों में सरगोशी की। आयशा। जी वकार, मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। डॉक्टर कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। उसने इतना कहा और मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। मुझे हैरत का एक शदीद झटका सा लगा। जमीन जैसे पांव तले से निकल चुकी थी और आसमान का साया सर पर से उठ चुका था, लेकिन मैं फिर भी खामोश थी। मैंने एक फैसला किया था, बच्चे को जन्म देने का फैसला। अब क्या होगा वकार? मैंने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम इसे जाया करवा सकती हो, घबराती क्यों हो? वकार ने मुझे तसल्ली देते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। नहीं, ये हमारे प्यार की निशानी है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तुम बस मुझसे शादी कर लो। अच्छा अच्छा, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा, वकार मेरी तेज आवाज से घबराते हुए बोला। वकार ने तो मुझसे कहा था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और 1 साल तक हम अपने बच्चे को किसी की जिम्मेदारी में देकर परवरिश करवाएंगे और फिर खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन वक्त आने पर क्या क्या बदल जाता है ये कोई नहीं जान सकता। मेरी जिंदगी का रुख एक दफा फिर बदल गया। वो दिन मेरी जिंदगी का स्याह तरीन दिन था। मैं वकार की मोहब्बत में सब कुछ भूल चुकी थी, हत्ता कि उन माँ बाप की इज्जत का भी भरम नहीं रखा था जिन्होंने मेरी परवरिश में मोहब्बतों के बेदरेग खजाने लुटाए थे। मैं वो जन्नत फरामोश करके वकार के पास आ गई, ये सोचे बगैर कि मेरे घर छोड़ जाने से मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। मैंने वकार के कहने पर अपना घर, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़कर
हमेशा हमेशा के लिए उसके पास आ गई थी। वकार ने मुझे कहा था कि अब हम शादी कर लेंगे और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से गुजारेंगे। अब मैं वकार के साथ उसके फ्लैट में रह रही थी। मैं वकार को रोजाना कहती कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए, मगर वो मुझे हर बार यही कहता कि मैंने कसम खाई हुई है, जब तक मैं अपनी जाती फैक्ट्री नहीं लगा लेता तब तक मैं निकाह नहीं करूंगा, और मुझे फैक्ट्री लगाने में 8 माह का अरसा लगेगा। मैं इतना कुछ होने के बाद भी समझ ना सकी और उसकी बातों को सच समझकर खुश हो जाती। वो मुझे रोजाना कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता और मैं जिस चीज की भी फरमाइश करती वो उसी वक्त मेरी हर फरमाइश को पूरा कर देता। पता ही नहीं चला और 9 माह का अरसा ऐसे ही गुजर गया। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। शायद बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ गया था। वकार मुझे गाड़ी में बिठाकर जल्दी से अस्पताल ले गए। लेडी डॉक्टर जल्दी से मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के एक कमरे में पड़ी हुई थी। मेरे दाएं बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी और बाएं बाजू पर मेरी लखते जिगर लेटी थी। मेरी परी जैसी बेटी अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देख रही थी और सामने दरवाजे की ओट में खड़ी 2 नर्सें भी मुझे और कभी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुबारक हो, बहुत प्यारी बेटी है। एक ने खुशी से मुबारकबाद दी थी। थैंक यू। मैंने बच्ची का माथा चूमते हुए उसका शुक्रिया अदा किया था। अल्लाह इसके मुकद्दर भी अच्छे करे। दूसरे ने दुआया कालिमात कहे। तब वकार मेरे नजदीक आया। मुझे बेटी की मुबारकबाद देते हुए उसने कहा कि आज इस फैक्ट्री का काम मुकम्मल हो गया है। आज उसे अल्लाह ताला ने 2 खुशियां दी हैं और अब वो अपने बाबा के पास जा रहा है उन्हें मनाने के लिए, ताकि हम निकाह कर सके। असर का वक्त हो रहा था। मैं इंतजार करने लगी थी और फिर ये इंतजार बढ़ता गया। एक रात बीत गई, फिर दिन, 2 दिन और फिर 10 दिन भी गुजर गए, लेकिन वो ना आया। शायद उसको अब आना ही नहीं था। ये तो मुझे एक नर्स ने बताया कि उसने देखा था कि जब वकार जा रहा था तो वो एक टैक्सी में था जिस पर 2 ब्रीफ केस भी लदे हुए थे। उसने कहा था कि वो पहले ही ये बात मुझे बता देती, लेकिन मेरी खराब हालत की वजह से वो चुप रही। मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा बिल भी उसने मुझ पर तरस खाकर अदा कर दिए थे। वकार कहाँ चला गया था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज 11 दिन बाद मैं वहां से निकल आई। मैं सीधा वकार के फ्लैट पर गई, मगर वहां ताला लगा हुआ था। आसपास वालों से मालूम करने पर पता चला कि वकार ने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और कुछ दिन पहले ही वो ये फ्लैट छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर चला गया है। रात के अंधेरे में, बादलों की गरज चमक और तेज तूफानी मौसम में मैं वहां से अनजान राहों की मुसाफिर बनकर निकल पड़ी। अक्सर औकात बहुत मजबूरी में लोग बेहिसी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, लेकिन दर हकीकत वो बेहिस उस वक्त होते हैं जब राह फरार अख्तियार करते हुए गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। और अब मैंने भी अपने गुनाह से बचने के लिए ऐसी ही राह फरार अख्तियार की थी। आज इस वाक्य को 15 बरस गुजर चुके हैं। मैं अपने दिल का करार तो उसी बेंच पर छोड़ आई थी, अपनी मासूम गुड़िया के पास। दिल की बेकरारी का करार जब कहीं से ना मिल सका तो मैंने एक यतीम खाने में पनाह हासिल कर ली। 15 बरस से मैं इस यतीम खाने में बिला मुआवजा अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। जब कोई छोटा मासूम गुनाह इस जगह खाली झूले में आता है तो उसको सीने से लगाकर मेरी ममता को बहुत सुकून मिलता है। दुआ कीजिए कि मेरी ममता करार पा जाए। गुनाह का कफारा अदा करने के लिए मेरे पास इससे बेहतर रास्ता कोई ना था।